हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के सीरीज में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि क्लास 10 की रिवीजन बैच चल रही है और बच्चे को समास से बहुत डर रहता है, समास में बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो आज मैं सोचा क्यों ना समास आप लोगों को भी बता दिया जाए। बहुत ही आसान है बिल्कुल। अगर आज के 5 से 10 मिनट लगेंगे, बिल्कुल आपका कभी भी समाज में गड़बड़ होने वाला नहीं है। इतने अच्छे से आपको कंसेप्ट और डिटेल्स के साथ साथ आपको ट्रिक भी बता दिया जाएगा, ताकि आप समास को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, समास शब्द का मतलब क्या होता है। जब भी हम लोग समास शब्द बोलते हैं, चूंकि ये हिंदी है, तो देखिए, हिंदी को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा उस ट्रिकी होता है। अगर देखें तो हिंदी ही ट्रिकी होता है। तो ध्यान से समझिए, हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में है समास। और खास करके सभी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में भी जहां हिंदी सिलेबस होता है, तो समास आते ही आते हैं। देखिए, समास की जहां तक हम बात करें, तो समास शब्द का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। देखिए, और संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है कि दो या दो से या उससे भी अधिक शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द का निर्माण होता है, तो हम बोलते हैं कि वो समास कहलाता है। यानी कम से कम दो शब्द हो या फिर दो से अधिक बोल सकते हैं, दो से अधिक शब्द होंगे और उससे निर्मित जो नए शब्द होंगे वो समास कहलाता है। यानी इसका तात्पर्य हो गया कि कई सारे शब्द मिलकर जब एक छोटा रूप ले ले, लघु रूप ले ले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समास। तो समास का तात्पर्य ही होता है संक्षिप्तीकरण। यानी कई सारे शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द को जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसे समास कहते हैं। यानी इसमें हम ये समझते हैं कि जब हमें अपने बहुत से बातों को बताना होता है, कई अर्थों को बताना हो, और उससे उस सारे अर्थों को एक छोटे से शब्दों का इस्तेमाल करके हम अगर बताने की कोशिश करें, तो हमें शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समास। तो समास एकदम आसान सा कंसेप्ट है, बिल्कुल इसे समझना कोई भी क्या बोले उसे, बिल्कुल आसानी से इसे समझा जा सकता है। तो समास जो होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक बना छोटा रूप या लघु रूप को ही आप क्या कहते हैं, समास कहते हैं। रचना, तो रचना, समास की रचना के लिए कम से कम दो शब्द होंगे ही। तो जो पहला जो पद होता है, जिसे प्रथम पद, जिसे हम लोग पूर्व पद भी बोलते हैं, पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसे हम लोग उत्तर पद बोलते हैं। तो समास की रचना के लिए दो पद का होना जरूरी है, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद होंगे, तभी समास की रचना होगी। यानी समास कई शब्दों से मिलकर बनने वाले एक छोटे लघु रूप होते हैं। तो कम से कम इसमें पदों की संख्या होगी, और दो पद होंगे समास में मुख्य रूप से, प्रथम पद और उत्तर पद आएगा। जो पहला पद होगा उसे हम लोग पूर्व पद बोलेंगे, और जो बाद में आएगा उसे हम लोग उत्तर पद बोलेंगे। और इससे निर्मित जो नए शब्द बनेंगे, जो इससे निर्मित नए शब्द बनेंगे, उसे आप लोग समस्त पद बोलते हैं। उसे आप लोग क्या बोलेंगे, समस्त पद बोलेंगे। जैसे कि अगर आप बोले, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, तो गंगा का जल, देखिए इसे हम शॉर्टकट्स में क्या बोलते हैं, गंगा जल। जैसे आप बोलेंगे वीणा जिनके हाथों में है, तो इसके लिए आप सीधा क्या बोल देंगे, वीणा पानी। ठीक है। जैसे आप बोलेंगे राधा और कृष्ण, राधा और राधा और कृष्ण, तो क्या सीधे आप लिखेंगे राधा कृष्ण। तो ये समास है। अब समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्य, देखिए समास की भेद की बात अगर करें, तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं।
जिसमें पहला हम लोग समझेंगे अव्ययी भाव समास, दूसरा हम लोग समझेंगे तत्पुरुष समास, तीसरा हम लोग समझेंगे कर्मधारय समास, चौथा समझेंगे द्विगु समास, फिर समझेंगे हम लोग द्वंद्व समास, फिर समझेंगे हम लोग बहुव्रीहि समास। देखिए अब आप लोग को पहला समास बता दे अव्ययी भाव समास। तो देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसका प्रथम पद अव्यय हो अर्थात प्रधान हो। साधारणतया अधिक पुनरावृत्ति वाला शब्द जब आता है और जब वो मिलता है तो उससे जो निर्माण होता है उसे हम लोग अव्यय बोलते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए देखिए अव्ययी भाव समास का, तो यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आजन्म, इनमें अव्यय क्या है, तो ये यथा, प्रति, आ, ये जो है ना ये अव्यय है। यानी यथा मतलब की शक्ति के अनुसार, जितनी आपकी शक्ति है, यानी कि ये रिपीटेशन हो रहे हैं, आप भावों को बताने जा रहे हैं। प्रति यानी हर एक एक करके जो दिन आने वाले हैं, प्रति वर्ष एक एक करके। आजन्म यानी कि ऐसे ही जन्म दर जन्म लेते रहते हैं। तो ये जो है ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो आपको याद रखना है जिसका पहला पद प्रधान होता है और वो प्रधान मीन्स वो अव्यय दिखे, यानी इस प्रकार से यथा, प्रति, आ, ये शब्द अगर आते हो तो वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। दूसरा अगर हम आपको बता दें तत्पुरुष समास, तो ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो यानी उत्तर पद प्रधान हो, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और ये एकदम संक्षेपण के लिए आप ध्यान रखिएगा, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कोई न कोई कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, मतलब उसका लोप हो के यहाँ शब्द का निर्माण होता है। जैसे अगर राजपुत्र यहाँ एग्जाम्पल के लिए बोले तो देखिए राजा का पुत्र, और ये जो का है का लोप हो गया है तो राजपुत्र बना है। इसी प्रकार से राजा का महल अगर लिखे तो राजा का महल, और ये का शब्द का लोप हो गया है। राह खर्च की बात है तो हम लिखते हैं राह के लिए खर्च, और यहाँ के लिए जो है ये सब कहीं ना कहीं कारक चिन्ह है, इसका लोप हो गया है। तुलसीदास कृत यानी तुलसीदास द्वारा कृत, ये जो द्वारा शब्द है ये लोप हो गया है। जन प्रिय यानी जन को प्रिय, और ये को शब्द का यहाँ लोप हो गया है। रस भरा यानी रस से भरा, से शब्दों का लोप हो गया है। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, यानी ये शब्द का लोप हो गया है। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, से शब्दों का लोप हो गया है यहाँ। सिर दर्द यानी सिर में दर्द, ये शब्दों का लोप हो गया है। तो कहीं न कहीं कारक चिन्ह शब्द का प्रयोग हो और उसका लोप हो गया हो, और दूसरा पद प्रधान हो। राजा का पुत्र जो है, इसमें दो पद यहाँ देखिए, एक राज और एक पुत्र, ये पहला और ये दूसरा, जिसे हम लोग प्रथम पद और द्वितीय पद बोलते हैं, यानी जिसे हम लोग पूर्व पद और उत्तर पद बोलते हैं। तो राजपुत्र का मतलब राजा का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ राजा के पुत्र के बारे में बात किया जा रहा है। इस प्रकार के समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए अब जो हम आप लोग को बताने वाले हैं वो 3 नंबर में है कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास का मतलब होता है जिसका उत्तर पद प्रधान हो, और इस समास में आपको जो है विशेषण और विशेष मिलेंगे, उपमेय और उपमान मिलेंगे। यानी कि ऐसा समास जिसका उत्तर पद तो प्रधान हो ही, और साथ में विशेषण और विशेष, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बतलाता है, विशेष और उपमेय और उपमान का यहाँ प्रयोग आपको देखता हुआ मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख, यानी मुख कैसा, तो चंद्र जैसा, यानी कि विशेषता आपको मिलेगा। नील गगन यानी नील है जो गगन, गगन कैसा है तो नील है। पीतांबर पीला है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र कैसा तो पीला, यानी पीला है जो अंबर। महादेव यानी महान है जो देव, महात्मा महान है जो आत्मा। यानी कि आप देख रहे हो कि विशेषण और विशेष्य का जहां प्रयोग आता है, उस समास को हम लोग जो बोलते हैं उसे हम लोग कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे चौथा समास जो है द्विगु समास।
तो द्विगु समास क्या होता है, इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। और जरूरी नहीं कि पूर्व पद संख्यावाचक हो, कभी कभी इसके उत्तर पद जो होते हैं वो भी संख्यावाचक होता हुआ दिखाई पड़ता है। यहां वैसे ये समझ ले कि पूर्व पद मुख्य रूप से जो है संख्यावाचक होता है, और कभी कभी वो दूसरा पद भी जो है, उत्तर पद जो है वो भी मतलब संख्यावाचक होता है। और यहाँ ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ जो संख्या प्रयुक्त करेंगे, जो संख्या का शब्द प्रयुक्त किया हुआ रहता है, ये नव या ये चौ त्रिव पंच, ये जो है ये समूह को दर्शाता है, ना कि इसके अर्थों को दर्शाता है, ये समूह को दर्शाता है। जब हम बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए नवग्रह, तो इसका मतलब होता है 9 ग्रहों का समूह, यानी 9 ग्रह मिलकर जब बनते हैं तो हम बोलते हैं उसे नवग्रह। चौगुनी, चौगुनी का मतलब 4 गुनी होता है। त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं का समाहार। पंचतंत्र का मतलब 5 तंत्रों का समाहार होता है। तो ये 4 समझ गए, अब हम लोग 5वां और 6ठा समझेंगे। इसके बाद अगर हम आप लोग को बता दें द्वंद्व समास के बारे में, अगर तो देखिए द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसका दोनों ही पद प्रधान होता है और कोई भी पद कभी गौण नहीं होता, यानी दोनों पद को स्पष्ट रूप से आप उसे देख सकते हैं और वो यहां लिखा हुआ रहेगा। आपके क्वेश्चंस भी आएंगे तो बिल्कुल आप क्लियरली पता कर सकते हैं कि हाँ ये द्वंद्व समास है जिसमें दोनों ही पद दिखे और दोनों ही पद प्रधान हो, यानी कि वो कभी गौण नहीं होता है जिसका दोनों पद प्रधान हो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जलवायु, तो देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु। देखिए इसमें 2 शब्द है, जल और वायु। तो यहां जल भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की वायु, और जब ये दोनों को मिला देते हैं तो जलवायु, ये दोनों मिलकर जो बना वो जलवायु। और ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। राधा कृष्णा की बात करें तो ये राधा और कृष्णा, ये दोनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही शब्द है, दोनों ही शब्दों की प्रधानता है। जब राधा कृष्ण बोलते हैं तो भी इसका मतलब कहीं से भी कहीं राधा को प्रधानता या कृष्ण को प्रधानता नहीं दिया जा रहा है। यहाँ दोनों शब्दों में जब प्रधानता आपको दिखने को मिलता है, या सीताराम, पाप पुण्य, सुख दुख, ये जो भी होते हैं, जब दोनों शब्द आए और वो एक शब्द, यानी कि दोनों ही शब्द का उतने ही इंपॉर्टेंस रहे, दोनों ही पद जहां प्रधान दिखे, उसे आप लोग द्वंद्व समास बोलेंगे। एक और लास्ट बचा है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास इस समास को बोलते हैं जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, यानी ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना ही उत्तर पद प्रधान हो। हाँ, इससे जो मिलकर एक नए शब्द का निर्माण हो गया है, और जो नए शब्द का निर्माण हुआ है वो शब्द जहां प्रधान हो जाए, वही उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे कि अगर हम बोलते हैं गजानन, यानी कि गजानन यानी जिसके आनन कैसे हैं, गज के जैसे हैं। और जब हम गजानन बोलते हैं इसका मतलब एक नए शब्द मेरे दिमाग में आता है कि गणेश की चर्चा हो रही है, ये गणेश भगवान की चर्चा हो रही है। जब दशानन की बात करते हैं तो 10 है जिसके आनन, और मेरे शब्दों में जो शब्द के भंडार में जो आता है कि हाँ ये रावण की बात हो रही है। लंबोदर, लंबा है जो उदर, यानी लंबा जिसके उदर है, और मेरे शब्द में सीधे गणेश की बात आती है। पीतांबर, पीले वस्त्र को धारण करने वाले, सीधे मेरे दिमाग में विष्णु का नाम आता है। चक्र धारण करने वाले, चक्र धारण विष्णु का नाम आता है। वीणा पानी, जिनके हाथों में वीणा है, मां सरस्वती का याद आता है। श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं, सरस्वती का। बाघंबर, जो बाघ के अंबर को धारण करने वाले हैं, वो भोलेनाथ का आपको जरूर आपके माइंड में शब्द आता है। एक तीसरे ही शब्द की जो प्रधानता हो जाती है उसे आप लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए बिल्कुल ही आसान है समास, जब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रिक की बात बताएं तो जो पहला अव्ययी भाव समास है, यहां आपको याद रखना है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है, और ये अव्यय यहाँ पे कोई ना कोई यथा, प्रति वगैरह ये सब आपको दिखेगा। दूसरा समास हम लोग देखे थे तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता था और कारक चिन्ह का लोप होता हुआ दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे ये तत्पुरुष समास है। और तीसरा जो हम लोगों ने देखा हुआ था कर्मधारय समास, देख लिए थे तीसरा हम लोग, बहु कर्मधारय समास। हाँ,
तीसरा हम लोग देखे थे कर्मधारय समास, जिसमें क्या रहता है, विशेषण विशेष रहेंगे, उपमेय और उपमान आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये विशेषण विशेष उपमेय उपमान ये आपको दिखेगा, और दूसरा पद इसका मुख्यतः प्रधान दिखेगा, तो ये कर्मधारय हो गए। चौथा हम लोग देखे थे द्विगु समास देखे थे। तो द्विगु समास का आप देखे थे कि जो पहला जो होता है वो संख्यावाचक होता है, और जरूरी नहीं कि ये संख्यावाचक हो, दूसरे पद भी यहाँ संख्यावाचक होते हैं, और यहाँ संख्या का मतलब अर्थों से नहीं होता है, समूह से होता है, ये आप देख लेंगे। इसके बाद पांचवा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है द्वंद्व समास, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, ये आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। और ज्यादातर ये बीच में डैश का भी यहाँ पे यूज होता हुआ दिखेगा, और दोनों शब्द प्रधान होते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। और ये और वाला सेंस ज्यादातर इसमें आएगा। और जो लास्ट वाला जो है बहुव्रीहि समास, ऐसा शब्द समास जिसका कोई भी पद, यानी जो समास का कोई भी पद प्रधान ना दिखे, लेकिन उसे एक तीसरे शब्द जो बनने का निर्माण आपके स्वर आपके दिमाग में आएगा, यानी वो जो नए शब्द होंगे वो प्रधान आएंगे। जैसे गजानन दशानन बोलते हैं तो वो गणेश और रावण का माइंड में आता है। इस हिसाब से ये पांचवा का भी आपने देख लिया, जिसके दोनों पद प्रधान हो तो ये आप माइंड में रखेंगे, और जिसके कोई भी पद जो है प्रधान नहीं हो तो आप बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये 6 समास होता है। समासों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ये इंपॉर्टेंट कई सारे, चाहे क्लास 10 के एग्जाम देने जा रहे हो या 12 का एग्जाम देने जा रहे हो, या अगर आपकी कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने बिल्कुल कम से कम समय में बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल, अगर आप आते हैं वीडियो देखते हैं, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ और करना नहीं है, बस लाइक शेयर कमेंट करना है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप मेरे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।